नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आशुतोष गुप्ता ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम सभी बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म की, जो कि हम लोगों ने सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 में, जिसमें प्रश्नावली 1 और 2 को हम लोगों ने कंप्लीट भी किया था। आज उसी का अगला सेशन हम लोग कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के साथ में। पिछले सेशंस में हमने आपको ये बताया था रैखिक समीकरणें क्या होती हैं, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ निरूपण कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पिछले सेशंस में हमने बातें की थी। अगर आपने अभी तक पुराना सेशंस नहीं देखा है तो अभी आप जाइए और पहले पुराना सेशन कवर करिए, देन आपको आज का पूरा सेशन समझ में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपने पुराना सेशन देखा है तो आज का पूरा सेशन आपको एंजॉयफुल रहेगा, आप आराम से इस सेशन को समझ पाएंगे। राइट फ्रेंड्स, अगर आज के सेशन में आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो इसका सिर्फ एक कारण ये है कि आपने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, पुरानी चीज़ों को नहीं सीखा है, इसीलिए आपको जो आज नया सिखाया जाएगा उसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। फिलहाल कोशिश करेंगे समस्या किसी तरह की ना हो, सारे समस्याओं का निवारण आज के सेशंस में हम लोग पूरी तरह से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम लोग अपना काम जो कि रोज करते हैं, सेशन को एक बार शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सभी सेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्या सीखने वाले हैं उसकी बात हम थ्योरी से नहीं सीधा क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन में आपको सीधा सॉल्यूशन सिखाऊंगा, क्योंकि आज हमारे पास में कुछ भी थ्योरी नहीं है। जितनी भी थ्योरीज थी सबकी सब प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 में कंप्लीट कर ली गई हैं। आज आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि एक प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। पिछले सेशन में सिखाया था ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, आज के सेशन में सिखाया जाएगा प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे सेशन की पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया गया है, जरा उसके बारे में बात करेंगे और आपको समझाते चलेंगे प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है। दोस्तों, हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है x + y = 14 और साथ ही साथ x - y = 4 की बात की गई है। आपको दो समीकरणें यहाँ पर दिख रही हैं। पहली समीकरण x + y = 14, दूसरी समीकरण x - y = 4 दिया गया है। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना, ठीक है, उसके स्थान को बदल देना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। आपको स्थापित करना है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक। बात समझ में आई? सब्स्टिट्यूट करना है, एक समीकरण से निकाल के लाओ दूसरी समीकरण में रखो आकर। क्या इतनी बात ठीक है? अगर मैं कहूं कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे समीकरण 1 से मैंने क्या बना लिया, समीकरण 1 से आप कह सकते हो x + y = 14। तो x को अगर मैं निकाल लूँ तो y 14 - y आ जाएगा। क्या इतनी बात से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। ये पहली समीकरण का निरूपण हमने किया है इस तरह से। आप चाहे y की वैल्यू बना लेना, चाहे x की वैल्यू बना लेना, आप पर निर्भर करता है आप कैसे खुश रहते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहां पर ये जो बनके तैयार हुई इसको चलो मान लेते हैं समीकरण 3, ताकि हम ये कह सके समीकरण 3 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 2 से। जरा 3 और 2 में ध्यान दो स्टूडेंट्स। आप कहोगे x की वैल्यू 14 - y है, उसमें स्थापित कर दो जाकर। तो आप कहोगे x - 14, x - y = 4 लिखा हुआ था, x की जगह क्या पुट करना है, 14 - y। तो हमने कहा 14 - y, ये वाला y और ये आ गया 4। क्या इतनी बात ठीक है? फिर आप उसके बाद बहुत अच्छे से जानते होंगे -y का 2y = 4, ये कहाँ चला गया, तो ये उधर साइड चला गया, प्लस में था तो इसलिए माइनस में आ गया। ये हो गया -2y = -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे 5 टाइम, y = कितना आ गया, 5 आ गया। आप चाहो तो इसको डिवाइड में लाके भी काट सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब जब y की वैल्यू आ ही चुकी है 5, तो आपको सिंपल सा इतना काम करना, y की वैल्यू चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख दो जाकर, तीनों समीकरणें हैं, आपका आंसर x का आ जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखो। हमने रख दिया भाई 3 में, यहां पर x = था
14 माइनस वाई, वाई कितना आ गया 5 आ गया, तो ये कितना हो गया 9 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 9 आ गई। यही आपका x और y का मान निकल कर आएगा। दो समीकरणों को सॉल्व करने पर एक वैल्यू निकल कर आती है x और y की। क्या इतनी बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, बहुत आसानी से हमने कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले का दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। ये पहले का कौन सा था? पहले का पहला क्वेश्चन था। दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे और समझते हैं अगले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इस बार आपको फिर से दो समीकरणें दी गई हैं, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करना, समीकरणों को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बना लेना और आसानी से सॉल्व कर लेना। देखो बहुत से बच्चों को समझ में आ जाएगा s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो क्या t को मैं इधर ले आऊं तो हो जाएगा 3 प्लस टी। ये लो समीकरण 1 बना ली हमने, इससे मैंने समीकरण 1 बना ली। अब आप कहोगे सर सिंस यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू में 6 आ गया। क्या इतनी बात ठीक है? 3 2 जा 6 होता है, एलसीएम ले रहे हैं नीचे, 3 2 जा 6, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, फिर ये वाला इधर और ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 को s से करोगे 2s, बीच में प्लस का साइन, 3 को t से करेंगे 3t इज इक्वल टू 6। ये डिवाइड में 6 है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि s की वैल्यू को क्या मैं यहां से रख दूं समीकरण 1 से, तो रख दो बेटा। समीकरण 1 से s का मान, समीकरण 1 से s का मान रखा जाएगा 2 3 प्लस टी, ये 3 प्लस टी और साथ ही साथ 3t इज इक्वल टू 6 6 36। उम्मीद करता हूं पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होंगी। आगे बात करेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा जाएगा, आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। दोस्तों 2t और 3t कितना हो गया 5t। 36 इधर लिखा है, ये प्लस का 6 है, इधर आ जाएगा 36 माइनस 6। आप कहोगे सर ये तो हो गया 30, यहां पर क्या था 5t, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 30/5 आ गया, राइट। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, देखो डिवाइड में आ गया। 5 को काटो 6 टाइम, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ये बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है, t की वैल्यू आ गई है। अच्छा अगली बात करते हैं, t की वैल्यू का क्या किया जाए। t की वैल्यू को यहां रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने कहा ठीक है। क्या रखोगे s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी की वैल्यू 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। उम्मीद करता हूं पूरी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको सिर्फ प्रतिस्थापन विधि करानी है। एक जगह से समान की वैल्यू निकालो, जैसे s की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो s की वैल्यू को उठा के दूसरी समीकरण में रख दो जाकर, जो कि दूसरी समीकरण हमारी कुछ इस तरह से दिख रही थी, यहां पर हमने वैल्यू रख दी और आंसर निकाल कर ले आए। जैसे ही एक बार प्रतिस्थापन करोगे आपकी एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दूसरे प्रतिस्थापन में दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझते हैं। इस बार तो और भी इजी दिया गया है क्वेश्चन, कुछ भी परेशानी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं और आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें ना ज्यादा कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले का हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स जरा समझो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3 है, 9x, चलो अच्छा पहले इसको बना लेते हैं, इसी से समीकरण 1 बना लेंगे, वरना वैसे ज्यादा समीकरण बन जाती है ना। जरा देखो क्या मैं इसमें, ठीक है बात को समझना, क्या मैं y की वैल्यू निकाल लूं, y की वैल्यू निकालने के लिए y को उधर ले चलते हैं, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और 3 को इधर ले आऊं तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। क्या आप ये कह सकते हो कि y की वैल्यू 3x माइनस 3 है? सिंपली y की वैल्यू मैंने निकाल ली। यहां पर अगर आप x की वैल्यू निकालते तो डिनोमिनेटर भी बन जाता, मतलब आपका नीचे हर भी बन जाता अगर x की वैल्यू निकालते, क्योंकि x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेजना पड़ता, जिसकी वजह से नीचे वाला भी कैलकुलेशन आ जाता। इससे अच्छा मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली जिसके साथ में कुछ भी नहीं था, तो y को एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो एक समीकरण हमने बना ली। ये होशियारी है, आप जितना अच्छा क्वेश्चन को करा पाओ ये होशियारी के साथ में कराया गया क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा हम लोग चलते हैं। सिंस हमको ये बोला गया है कि 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 आता है,
9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 आएगा। फिर उसके बाद में हमें पता है y की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट करा सकते हैं। तो हमने कहा समीकरण 1 से बताना बच्चों, क्या 9x माइनस 3x माइनस 3 पुट कराया जा सकता है? अच्छा यहाँ तो 9 आएगा ना, ये 9x रखा, ये माइनस लगाया, ये 3 लगाया, y की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी इज इक्वल टू में, ये मेरा 9 था तो 9 रख दिया, तो y की जगह पे मैंने ये वैल्यू उठा के रख दिया कि काम खत्म। सिर्फ मल्टीप्लाई कराओ और आंसर लेकर आओ। 9x माइनस 9x, 3 3 जा 9x, फिर ये हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 9। कुछ गड़बड़ है क्या भाई? कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई स्टूडेंट्स? एक मिनट रुकना, ये तो 0 आ रहा है हमारा, 0 भी नहीं आ रहा, x तो कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पर ये चीज़ तो दिक्कत कर गई। ठीक है, 1 मिनट देना बच्चों। इस समीकरण का तो हल ही नहीं बन सकते, इस समीकरण के हल नहीं बन सकते। जरा 1 मिनट देना मुझे, मैं चेक करके बताता हूं। हाँ, ये क्या है ना बच्चों कि इसमें ना, इस क्वेश्चन का क्या है कि आपको ना ये संपाती समीकरण दी गई है, और जब संपाती समीकरण दी जाती है तो उसमें अनंत हल आते हैं, 1 2 हल हमारे नहीं निकल कर आएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे समझो तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, जो कि हमारा सत्य है। एक चीज निकालने से दूसरी चीज पर सत्य हमारा पता चल रहा है। बात को समझना जरा। यहां पर मैंने आपको पिछले सेशन में तीन तरह के वो पढ़ाए थे, मैंने टाइप पढ़ाए थे कि भाई अगर a/a1/a2 आर नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो आप वहां पे कहते थे कि सिर्फ एकमात्र हल निकल कर आता था, राइट। दूसरी बारी में आप कहते थे कि भाई जब a1/a1, b1/b2 और c1/c2 जब निकल कर आता था तो आप कहते थे संपाती है। ये वही कंडीशन है, ये संपाती वाली ही कंडीशन है जिसमें आपको x की वैल्यू या y की वैल्यू निकलती नहीं मिलेगी। आप चाहे इसकी वैल्यू को यहां से x की वैल्यू को निकाल के तब भी रख दोगे तो भी हमारा y कैंसिल हो जाएगा, वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन हमें यह समझ में आ जाता है कि भाई यहां से जब वैल्यू निकाल के रखे तो यहां पर तो सेटिस्फाइड तो हो रहा है, 9 इज इक्वल टू 9 तो आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन मिलने लगे तो आप यहां पर यह कह सकते हो कि ये रेखाएं क्या हैं? ये रेखाएं संपाती हैं, और संपाती रेखाओं के कोई 1 2 हल नहीं होते, अनंत हल होते हैं। इसीलिए हम इसकी x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अनंत हल मतलब कई सारे हल मिलेंगे, और कई सारे हल मिलेंगे तो कौन कौन से हल निकाल के रखें? तो आप यहां लिखोगे ये रेखाएं संपाती हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि इसके अनंत हल होंगे, इसलिए अनंत हल होंगे, है ना। चलो ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। अब दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए तो सोचना पड़ गया कि x और y की वैल्यू निकल क्यों नहीं रही। तो जब ऐसी कंडीशन आपको मिलने लगे तो आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर ना एक चीज से निकाली गई चीज दूसरे में रखा है तो सत्य प्रूफ हो रहा है, मतलब 9 इज इक्वल टू 9, LHS R इज इक्वल टू RHS पता चल रहा है। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये संपाती होंगी, और संपाती के लिए मैंने दूसरी वाली कंडीशन में बता रखी है कि भाई a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक कर सकते हो, और उसी के साथ में बता सकते हो कि इसके अनंत हल आएंगे, जिसकी वजह से इसका कोई भी एक हल निकालकर x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालकर नहीं बताया जा सकता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे और समझते हैं क्या करना है फोर्थ क्वेश्चन में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग करेंगे और समझेंगे क्या क्या है हमारे पास में नया सीखने के लिए। दोस्तों हर क्वेश्चन में ना एक यूनिक चीज सीखने को जरूर मिलती है। आप सभी उन चीजों को नोटिस करना सीख जाइए ताकि आपको अगला क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। इस बार का क्वेश्चन में पॉइंट्स और डेसिमल्स कुछ ज्यादा ही दे दिए गए हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y, राइट, यस 1.3। इस बार हम क्या कर सकते हैं, 0.4x प्लस 0. 5 और 2.3, 0.5 इज इक्वल टू 2.3। दोस्तों करना हमको प्रतिस्थापन विधि से ही है, तो प्रतिस्थापन के लिए एक x की वैल्यू निकालो, दूसरे में रखो, जाके देखो आंसर आ रहा है क्या।
अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग वही काम करके देंगे, जरा बस समझना। फिर मैंने कहा कि भाई इसको मैंने मॉडिफाई कर लिया, कैसे 0.2 पहले ही कर लेना चाहिए था, फिलहाल कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर मैंने लिख लिया 1.3 माइनस 0.3y, इस वाली वैल्यू को उधर ले गए तो माइनस में चली गई, ये नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 और y डिवाइड बाय 0.2 आ जाएगा खाली, राइट। तो ये 0.2 डिवाइड में आ गया, ये बन गई मेरी समीकरण 1। इतनी बात ठीक। समीकरण 1 को 2 में रखा जाए और आराम से आंसर लाया जाए, जरा बात को समझना। फिर मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि समीकरण 1, और इसको मैं बना लेता हूं समीकरण 2। समीकरण 1 से 2 में x का मान, समीकरण 1 से 2 में x का मान रख दो 0.4, और साथ ही साथ यहां ब्रैकेट लगाकर आप ये वैल्यू रखोगे 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय 0.2 प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये वाली वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहां से पॉइंट तो हटा सकते हैं हम, क्लियर। 2 जो हो जाएगा 4, एक डिजिट पहले पॉइंट था, इसीलिए हट गया, तो वहां क्या बच गया, 2 बच गया। तो ये मेरा हो गया 2, और यहां क्या आ जाएगा 1.3 प्लस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 आ गया। दोस्तों आपको पता होगा मल्टीप्लाई कराना है, इसको करोगे 2.6, 13 दूना 26 होता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 0.6 इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा हमारे पास में प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। और क्या करा सकते हैं, इसको उठा के उधर ले चलेंगे और ये हमारा प्लस में आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6 5 11, मतलब 1.1 आ गया। और ये मेरा क्या हो जाएगा 2.3 माइनस का 2.6 आ गया। तो इसकी वजह से मुझे ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तो भाई 0.3 बच रहा है, 0.3 बच रहा है, लेकिन माइनस में बच रहा है क्योंकि ये क्या है, ये बड़ा है। तो ये मेरा हो गया y, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। क्या यहाँ तक क्लियर? उम्मीद करता हूं पूरी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। y की वैल्यू मैं कितनी बता सकता हूं, मैं यहां से इसको हटा दूं एक डिजिट से पहले ये, तो मैं बता सकता हूं 3/11 माइनस में आंसर आएगा, y की वैल्यू माइनस का 3/11 आएगा, राइट। डेसिमल में भी चाहो तो निकाला जा सकता है, उसकी कोई बड़ी बात समस्या नहीं है। अच्छा, y की वैल्यू आ गई है माइनस में 3/11। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू के लिए क्या मैं यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे करना है। चलो देखते हैं, इसी के आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। सॉरी, कुछ सामान कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान, दोस्तों रखो यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान 1.3। ऐसा कर लेता हूँ, ये जो नीचे का 2 है उसको बाहर ही ले लेते हैं, 0.2 है ना नीचे, तो उसको हम लोग बाहर ले लिए 0.2। ये मेरे पास में आ जाएगा 1/3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3/11, और साथ ही साथ याद रहे माइनस का है, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे प्लस का। तो अगले स्टेप में प्लस का लिखने के साथ ही साथ आप कैलकुलेशन भी उसी वक्त करते रहिएगा। जरा देखो इसको, हमने कहा x इज इक्वल टू 1/0.2, साथ ही साथ ये हो गया 1.3 माइनस क्यों, माइनस माइनस प्लस अब बनेगा ना, ये हो गया 3 3 जा 9, और एक डिजिट से पहले पॉइंट भी लेना जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे आ जाएगा 11, ये हो गया इतना। उसके बाद में मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, नीचे वाला एलसीएम ले लो 0.2, और ये आ जाएगा 11 1 जा 11 को यहाँ पे कर दें, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 1 जा 11 एंड 3 14, एक डिजिट से पहले पॉइंट, प्लस 0.9, ये लो ये आ गया। फिर उसके बाद में 1/0.2, इसको ऐड करोगे 9 3 12, कैरी 1 4 1 5, और ये हो गया 1, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा इतना। ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये मुझे मिल गया। और जरा समझो, यहां पर मैं ये कह सकता हूं ये एक डिजिट से पहले पॉइंट था और मेरा ये भी एक डिजिट से पहले पॉइंट था, तो मैंने माइनस हटा दिया। अब मेरे पास में बच गया 152/0, सॉरी ये तो पॉइंट तो हट गया ना,
नीचे बच गया 2 इंटू 11, 2 से कट करो 2 7 जा और 2 6 जा, तो आ जाएगा 76/11। चाहो तो डेसिमल में आंसर ला सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से इतना ही आंसर सही है। उसका आंसर आ रहा था माइनस का 3/11, इसका आंसर आ रहा है 76/11। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ सकते हैं और समझते हैं अब दूसरा क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन 5th वाला क्या कहना चाहता है। चलिए 5th वाले में इस बार रूट के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस बार रूट में देखते हैं क्या आने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन में सिर्फ प्रतिस्थापन विधि लगानी है। कुछ क्वेश्चंस अगर क्रिटिकल बनते हैं तो उनको आराम से बैठ के सॉल्व करना है, उसमें ना हेजिटेट नहीं होना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहे हैं ये लोग कि ये 5th का 5 है ना, याद रखना 5th का 5 चल रहा है। तो ये हमारे पास में दिया गया √2x + √3y = में 0 दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद में √3x माइनस का रूट, एक मिनट देना, हाँ, माइनस का √8y = में 0। क्या करते थे हम लोग हमेशा, हम लोग को बस ये काम है कि पहली वाली क्वेश्चन से हमें वैल्यू निकालनी है और दूसरी वाली में रख देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें ना आप लोग वो लगाओ a/b और b/y वाला, या फिर चलिए वैल्यू ही निकाल के देखते हैं डायरेक्ट, अगर आता है उससे तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन में लेकर गए और मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू, वैसे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों ही 0 0 आनी चाहिए। फिलहाल फिर भी हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। हाँ, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, वो हमें दिख ही रहा है साफ साफ। मुझे तो दिख गया है। फिलहाल आप लोगों को सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कैसे होगा। √2x = माइनस का √3y, x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का √3/√2y हो गया दोस्तों। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, समीकरण 1 बन गई। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में रख दो जाकर, समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, क्या बनेगा जरा बताइएगा। यहाँ पर हमारा बन जाएगा √3 और मल्टीप्लाई माइनस का √3 अपॉन में √2 और y माइनस √8y = में 0। जरा आप मुझे ये बता सकते हैं y दोनों में है तो y कॉमन ले लूँ क्या, और y कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा मेरे पास में ब्रैकेट के अंदर 3 3 9। वैसे तो इसको करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी देखो क्यों नहीं करने की ज़रूरत, मैं वो बताता हूँ। √3 इंटू √3 अपॉन में √2, क्या ये ऊपर लिखा था √3 इंटू √3 अपॉन 2 माइनस के साथ में, यहाँ बच जाएगा माइनस का √8, कॉमन ले चुके हैं y को, = में 0। आपको ये तो पता ही होगा कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ में जितनी चीजें हैं सब उधर भेज दो। y के साथ में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करो, उधर भेज दो। और आपको पता है जब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, ये ब्रैकेट जब आप मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाओगे तो आपको पता होगा 0 से डिवाइड होगा, और 0 से जब भी किसी चीज को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर थी आपको? इसीलिए पहले ही देखते पता चल रहा था x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 निकलने वाली है। एक बात तो ये समझ में आती है। यहाँ पर एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, भाई जब भी हमें अचर पद ना दिया जाए, हमें अचर पद ना दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, x और y की वैल्यू 0 आने वाली है, ये हमें पता चल जाएगा। राइट, ये एक शॉर्टकट आप याद कर सकते हो। अच्छा, इसकी वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं 0 से, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर 0 ही आना है। समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान रख दो बेटा, क्या होगा बताओ, x = माइनस √3/2 इंटू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, जरा बताइए। ये भी हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसके हल कितने आ जाएंगे, 0,0 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू के लिए यही हल होगा। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। राइट, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन करेंगे, 6th क्वेश्चन में देखते हैं। इस बार इन्होंने फ्रैक्शनल वैल्यूज बना के दी गई हैं और उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखते जाना स्टूडेंट्स। आप लोग यहाँ पे क्या कर पाओगे, जरा उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है 3x/2 माइनस 5y/3 = में -2। आप यहीं पर बना लेते हैं, पहले समीकरण 1 यहीं पर बनाते हैं।
3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 6 कर लिया। 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू में -2। इसको उठा के उधर ले चले, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू में माइनस का 12। और साथ ही साथ इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 9x इज इक्वल टू में -12 प्लस 10y, और x की वैल्यू कितनी आ गई -10 प्लस 10y अपॉन में 9 आ गया। समीकरण 1 हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगली चाल चलते हैं हम लोग अपनी। दूसरी चाल में ये बोला गया है कि x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू में 13/6 दिया गया है। नो प्रॉब्लम। 2 2 जा हो गया 4, ठीक है। अच्छा ये 3 है बच्चा, ये है 3, तो 2 3 जा हो गया 6। 2 को x से किया 2x, 3 को y से किया 3y, 13/6। 6 से 6 डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। क्या x की वैल्यू को यहां से निकाल के रखा जाए समीकरण 1 से, तो आप रखोगे समीकरण 1 से। जरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और मेरे साथ था आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9 आ जाएगा, प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13 आ जाएगा। अच्छा ये बात ठीक है। उसके बाद क्या मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को 12 से करोगे आ जाएगा 24। चलिए ये हो गया 24, 10 2 आ गया 20y अपॉन में कितना आ गया 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13। यहाँ पर 1 ले लिया जाए, 9 1 जा कितना आ जाएगा, 9 1 जा आ जाएगा 9। 1 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ नोट हो जाएगी, 24 प्लस 20y, और प्लस का 9 को 3 से करोगे प्लस का 27y आ जाएगा। ये टोटल होल में लग जाएगा डिवाइड। 9 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 9 जा कितना हो जाएगा 117, माइनस का 24 ये हो जाएगा प्लस का 47y, ये हो गया 117। 9 3 जा 13, 9 जा कितना हो गया 117। इसको उठा के उधर ले चला जाए और ये आ जाएगा 117 प्लस 24, 7 4 11 कैरी 1, 2 3 एंड 4 और ये हो गया 1। अच्छा फिर मेरे पास में 141 और ये हो गया 47। 7 3 जा 21 आता है, मतलब उसमें 1 आता है ना लास्ट में, मेरे ख्याल से ये भी क्या हो जाएगा 3 टाइम में डिवाइड हो जाना चाहिए। 4 3 12 मतलब 120, 7 3 21 बिल्कुल सही है, ये 3 टाइम में डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। उम्मीद करता हूँ y की वैल्यू पूरी तरह से समझ में आ गई। आगे चलेंगे और अब y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ समीकरण 1 में y, तो रखो y x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 अपॉन में 9, -12 प्लस 30 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में 18/9, 9 दूनी 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। जितना भारी क्वेश्चन देखने में लग रहा था उतना भारी था नहीं, मुश्किल से 4 मिनट के अंदर हो गया होगा। राइट, चलिए सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, कुछ काम की चीज़ें लग रही हैं तो सेशन को लाइक करना, ठीक है, साथ ही साथ शेयर जरूर करना, दोस्तों तक ये कंटेंट पहुंचा देना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इन लोगों ने क्या किया है कि m का मान ज्ञात करने को बोला गया है, जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो, ऐसा इन्होंने बोला है। अच्छा चलिए देखते हैं और बताते हैं क्या होगा। m का मान बताना है, जबकि पहली 2 समीकरणें दी गई हैं, तो पहली 2 समीकरणों में तो भाई हमारे पास में x है नहीं, m तो है नहीं, वहां पर m नहीं है, x और y है। तो पहली वाली समीकरण से x और y निकाल के ले आओ, और जो लास्ट की 3rd वाली समीकरणें दी गई हैं वहां से हम लोग, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं ना, फिर उसके बाद काम करते हैं। यहां पर मैं ये आपको इतनी देर से समझा रहा हूं कि भाई यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू में -24 बोला है। इनको हल कीजिए, ठीक है, हल कीजिए और इसमें m का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हो। तो इसमें से पहले तो हल करो, हल करने का मतलब है x और y निकाल लो। x और y जैसे ही आ जाए, y इज इक्वल टू y प्लस y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया गया है, यहां से m बता देना कि कितना आएगा, ऐसे करना है। तो पहले वाले से क्या निकाला जाए, हम लोग x और y निकालेंगे। x और y निकालने के लिए क्या करना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि लगा लें। चलिए प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं और बताते हैं क्या करते हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने कहा सिंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 आ गया। समीकरण 1 बना ली मैंने, ये मेरे पास में हो गया। फिर मैं कहूँगा दोबारा पुनः मेरे पास में आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू में माइनस 24। 4y को उधर ले चला जाए, ठीक है, 4y को उधर ले गए हैं तो 2x आ गया और साथ ही साथ माइनस का 24 माइनस का 4y आ गया। 2 के x के वैल्यू रखते हैं क्या, मैं सीधा 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 24। एक मिनट, हाँ ये हो गया 24 माइनस का 4y। दोस्तों ये डिवाइड का है, ये कैंसिल हो गया। 11 माइनस 3y और इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस का 4y, बेकार में ही उधर ले गए थे, ठीक है, लाना इधर ही पड़ा। ये देखो माइनस का 3y प्लस का 4y, ये y है ना, 44 नहीं y है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दोगे तो बचेगा y और 11 को उधर ले चलेंगे, माइनस का 24 माइनस का 11 आ जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 35 आ जाएगी। ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, y की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ रखा जाए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखते ही आपको पता चलेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। समीकरण 1 में रखते ही, समीकरण 1 में y रखते ही आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू माइनस 35 अपॉन 2। क्या आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास में आ जाएगा 3 5 15 कैरी 1 और 3 3 9 एंड 10 अपॉन में 2 और कितना आ जाएगा 116 अपॉन 2। ये मेरे पास में आ जाएगा 2 5 10 2 8 16। ये हो गया x की वैल्यू। दोस्तों ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। दोनों को ही यूज करते हुए इस समीकरण से m बता देना है आपको। तो बताएं m कितना आएगा। चलिए कितना 58 और माइनस 35 आया है ना, देखते हैं। 58 माइनस 35 ये आपको याद रखना है क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूं ना। 58 माइनस 35 दोस्तों यहां पे रखो 58। पहले तो लिख लो कि समीकरण में x व y का मान रखने पर तो ये हो गया माइनस का 58। m के साथ में एक मिनट ये माइनस का 35 है ना, y की वैल्यू माइनस का 35, इसकी वैल्यू आई थी 58, ये हो गया प्लस का 3 माइनस, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का 35 प्लस का माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया और ये आ जाएगा 58 m। ये कितना हो गया माइनस का 38 अपॉन 58 इज इक्वल टू में m आ जाएगा। और जरा आप बता सकते हैं 2 से काटेंगे हम लोग 29 टाइम, 2 से काटेंगे हम लोग 19 टाइम, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 19 अपॉन 29। ये मेरे पास में कुछ m की वैल्यू बनकर तैयार हो रही है। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन सही से हो गया होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत आ गई है, दिक्कत आ गई है, दिक्कत ये आ गई है भाई, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ जो है माइनस में दी गई है ना, ये चीज़ माइनस में दी गई, ये दिक्कत आ गई भाई। अभी तुरंत नजर गई कि ये चीज़ माइनस में दी गई है। चलो कोई बात नहीं, सुधारेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया है फिलहाल। तो ये मेरा आ जाएगा इधर प्लस, ये माइनस में दिया गया, पहले तो इसको सही से लिखो, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस की चीज़ उधर गई प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा क्या दिया गया था, 2 दिया गया था, ये x की वैल्यू हमने निकाली थी, राइट। आप देखो सुधार रहे हैं, आप सुधारना मेरे साथ में, ठीक है। ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास में प्लस का है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बच जाएगा 11 माइनस का 3y, ये हो जाएगा माइनस का 7y और साथ ही साथ ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस 7y, ये हो गया माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 से 35। हाँ ये आई है एग्जैक्टली वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चों। फिर मैंने कहा था समीकरण 1 से समीकरण 1 में y रख दो। समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी ये वाली 2 11 माइनस 3y अपॉन 2। एक मिनट ये नहीं था ना, हाँ ये नहीं था क्योंकि ये तो हमारे इक्वेशन से ही आया था, ये x की वैल्यू थी। हाँ 11 माइनस 3y की वैल्यू आ गई है 5 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, 11 माइनस 15 अपॉन 2 मतलब कि माइनस का 4 अपॉन 2 मतलब कि माइनस का 2। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो अब बस यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट करना है और m की वैल्यू ले लेनी है। देखते जाना,
तो मैंने कहा y की वैल्यू आई है भाई 5, ये आ गया माइनस का 2m, ये आ गया प्लस का 3, इधर आ जाएगा मेरे पास में 5 माइनस 3 माइनस का 2m, ये कितना बच गया 2 माइनस का 2m, तो 2 अपॉन में माइनस का 2, ये हो गया 2 1 जा 2, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये मेरे पास में m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। पहली बारी में थोड़ा सा जल्दबाजी में मुझे लगता है हो गया गलती, आप इसको मेंटेन करिएगा, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ें और समझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे और देखते हैं। इस बार हमारे पास में थ्योरी क्वेश्चन आ गए हैं। थ्योरी क्वेश्चन को करने से ज़्यादा फील करना जरूरी है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। जो कुछ भी वो कहना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार आप काम करिए और अपनी इक्वेशंस बना लीजिए। इक्वेशन बनने के बाद में वो कोई भी समस्या नहीं बचती है हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या दिया जा रहा है, पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमसे बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सी बात है, इक्वेशन बनानी है और हल करना है। पहला क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोल दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई दो संख्याएं हैं, पहली बात तो दो संख्याएं मान लेते हैं। माना पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y हो गई। पहली और दूसरी संख्या जो कुछ भी है उसका अंतर जो है वो 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है उनके बीच में डिफरेंस, मतलब कि कितना कम है कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो कम और ज़्यादा निकालने के लिए हम लोग माइनस कराए जाते हैं, तो कराते हैं प्रश्नानुसार। अच्छा, मैं प्रश्नानुसार की जगह पे मैं लिख देता हूँ 80 क्यों। आप पूछोगे 80 क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार। अच्छा, यहां पे मैंने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, संख्याओं का अंतर जो है 26 है। पुनः अच्छा, यहां से पहले मैं x की वैल्यू निकाल लूं, 26 प्लस वाई आ जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। समीकरण 1। अब पुनः में मेरे से क्या कहा गया, दोबारा हमसे कहा गया दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब मैं कैसा कह लूं कि एक संख्या दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है। क्या इतनी बात ठीक है? यहां पर आप क्या करो, समीकरण 1 लगा दो। समीकरण 1 से जैसे ही आप x की वैल्यू रखोगे 26 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, ये कितना आ जाएगा? y को उठा के उधर ले चलेंगे, 26 इज इक्वल टू 3y माइनस वाई, ये हो गया 2y, ये हो गया 26 और 26 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा 13। खत्म स्टूडेंट्स, क्लियर? ये पहली चीज हो गई। अगर मैं इस चीज को यहां पे रख दूं तो ये मेरा मान लेते हैं समीकरण 2 बन गया था। तो समीकरण 2 में y, समीकरण 2 में y रखो, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 39 आ गई। खत्म। इस तरह से एक क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया, ना ज़्यादा कुछ बोलना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। पहली संख्या दूसरी संख्या मानी, अंतर लगाया, दूसरा 3 गुना रखा, आंसर हमारा बनता चला गया। पहली इक्वेशन ये बनी थी, दूसरी इक्वेशन ये बनी थी, दो रैखिक समीकरणें बनाई और दोनों को आपस में सॉल्व करा दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़े, कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ सर ठीक है। आगे बढ़िए और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहना चाहता है, जरा उसके बारे में देखते हैं। बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यह कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। भाई दो संपूरक कोण होता है, एक कोटिपूरक होता है और एक संपूरक होता है। तो कोटिपूरक क्या होता है?
जिसमें जोड़ने से एंगलों को क्या हो जाए कि हमारे पास में 90 डिग्री मिल जाए। अगर समपूरक जोड़ दोगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। यही दो बातें आपको याद रखनी होती। कोटि पूरक जिसमें कोणों को जोड़ने से, एंगल्स को जोड़ने पर क्या हो जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। बट हमें बात की गई है संपूरक की, तो हम लोग संपूरक को जोड़ेंगे और 180 डिग्री बनाएंगे। हमने कहा मान लेते हैं हमारे पास में दो कोण है, माना पहला कोण x डिग्री का है और दूसरा कोण जो है वो y डिग्री का है। और यहाँ पे ये भी हमें पता है कि इन्होंने अगले वाली लाइन में ये बोला है कि एक कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 है। तो बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो पहले ये मान लो कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो बड़ा कोण हमने कहा कि x डिग्री वाला वो y डिग्री से बड़ा है, ये बात हमने बताई। अच्छा, फिर इन्होंने हमसे कहा था कि ये संपूरक है। चूंकि ये संपूरक हैं, अब संपूरक हैं भाई, तो संपूरक का तो हम लोगों को मतलब ही पता है कि अगर संपूरक है तो ये क्या है, x और y को जोड़ने से 180 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा। ये बात हमें पता रहती है पहले से। कोटि पूरक होता तो 90 डिग्री मिलता। अच्छा, फिर इन्होंने कहा था कि बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। तो पुनः AT क्यों लगा लो, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः हमसे ये बोला गया कि बड़ा कोण, ये वाला कोण जो है वो छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, मैं यहां से क्या करता हूं जरा कि x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का y आ जाएगी। तो हमने कहा लिख दिया 180 माइनस का y, समीकरण 1। फिर यहां लगा दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो भाई x की वैल्यू रख दो 180 माइनस y इज इक्वल टू y प्लस का 18। माइनस का y है उधर ले चलो, 18 को इधर ले आओ। तो 180 माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा। y और y कितना हो गया, 2y हो गया। और साथ ही साथ 180 में से 18 माइनस हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 162 बचेगा। 162 से 2 को डिवाइड करवाओगे तो आ जाएगा 2 8 जा 2 1 जा, तो हो जाएगा y की वैल्यू 81 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर? अगर y की वैल्यू इतनी आ गई तो समीकरण 1 में रख देनी चाहिए। तो चलिए रख दीजिए समीकरण 1 में, यही थी ये समीकरण 1 से। तो चलो बताओ समीकरण 1 से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस का, हमारे पास में यहाँ ये रखोगे 81, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना क्यों गुना बोला था, अच्छा 18 बड़ा है तो ये आ जाएगा मेरे पास में 81, 18 आ जाना चाहिए 90 के पास। 10 में से 9 गया तो 9, 1 गया तो 9 बचा। यहाँ 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 99, जो कि 18 बड़ा है इससे। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री भी आ जाएगा। ये बात आपको बता दी गई थी पहले ही। अच्छा दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी हैं। उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत बतानी है। भाई देखो, इस तरह का क्वेश्चन ना मैं शायद एक्सरसाइज 2 में या 1 में करा भी चुका हूं। ठीक है, अगर आपने मेरे साथ वो क्वेश्चन किया होगा तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। भाई कुल कीमत कब निकलती है, कुल कीमत तब निकलती है जितने भी बल्ले लो सबको जोड़ दो। जोड़ने का तरीका होता है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर भाई एक बल्ला आप दुकान में खरीदने गए, उसने कहा भाई एक बल्ला 100 रुपए का पड़ेगा। आपने कहा ठीक है भाई 15 बल्ले बांध दो। ठीक है, आपने कितने कहा, 15 बल्ले बांध दो कि भाई 15 बल्ले मैं लेके जाऊंगा। एक बल्ला 100 रुपए का, 15 बल्ले कितने रुपए के? आप कहोगे सर 100 जोड़ दो 15 बार, 15 बल्ले ले रहे हो ना, 15 बार जोड़ दो 100 रुपए, तो डायरेक्ट आपका जोड़ के आ जाएगा 1500 रुपए। या फिर यूं कर लीजिए, एक बल्ला 100 रुपए का, लेना है 15 बल्ले, तो 15 × 100 हो गया 1500। मतलब एक बल्ले की कीमत रख लो, जितने बल्ले ले रहे हो वो रख लो, उसके बाद में आ जाता है टोटल कीमत कितनी देनी पड़ेगी, टोटल पैसा कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि एक बल्ले की कीमत थी कितनी, ये तो मैंने अनुमान से एक एग्जाम्पल बनाकर दिया था आपको। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये कहूंगा कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत मैं तय करूंगा, उसी हिसाब से मेरा पूरा हिसाब किताब निकलेगा। जरा बात को समझना। माना ये कौन सा तीसरा क्वेश्चन है ना, माना एक बल्ला इज इक्वल टू x रुपए का है। कितने रुपए का स्टूडेंट्स, x रुपए का। दूसरा एक गेंद y रुपए की है। अब ये कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। x रुपए का 100 रुपए भी 10 रुपए भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ये तो सॉल्यूशन के बाद चलेगा कि x और y कितने रुपए आ रहे हैं। फिर हमको यहाँ पर टोटल कीमत बतानी। जरा मुझे ये बताओ, एक बल्ला 100 रुपए का था, 10 बल्ले खरीद के लाए, कितना देना पड़ेगा? 1000। चलिए दुकानदार को 1000 रुपए का बिल बन गया। फिर दूसरी बार में भी आपने उससे कहा कि अच्छा चलो 10 बल्लों के साथ में ना 10 गेंद भी बांध दो, और एक गेंद की कीमत थी 50 रुपए। फिर आप कहोगे एक गेंद की कीमत 50 रुपए, 10 गेंद की कीमत 50 × 10 = 500 रुपए बन जाएगा। तो 15 बल्ले खरीद के लाए थे, कितने? 100 रुपए के हिसाब से 15 बल्ले मैंने खरीदवाए थे, तो 1500 रुपए हो गए। 500 रुपए की बॉल खरीद के लाए हो, टोटल आप ऐड करके ही तो दोगे दुकानदार को, भाई 1500 रुपए बल्ले के, 500 रुपए बॉल के, ले लो मेरे से 2000 रुपए ले लो, ठीक है। इसी तरह से यहां भी करेंगे। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने कहा कि इन्होंने क्या कहा, आप ना 7 बल्ले 6 गेंद खरीद के लाओ, 7 बल्ले 6 गेंद। 7 बल्ले में एक बल्ले का कितना रुपया? एक बल्ले का x रुपया, तो 7 बल्लों का कितना? 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास में 7 बल्लों का आ जाएगा 7x रुपया। अब चाहे x 100 हो चाहे 200 हो, जितना भी यहां होगा रखने से 7 बल्लों की कीमत निकल आएगी। साथ ही साथ गेंद की भी कीमत दे रहे हो। गेंद की 6 गेंद खरीद के लाए थे, एक गेंद की कीमत y रुपए थी, 6 गेंद की कीमत 6y हो जाएगी, और टोटल बिल हमारा बन जाएगा 3800 रुपए का। टोटल कितने का बन जाएगा? 3800 रुपए का बन जाएगा। समीकरण 1 बना ली। या फिर यहां से समीकरण 1 चलो ठीक है, पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। फिर पुनः हमसे ये बोला गया कि भाई जरा इस बात को बताओ कि 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदने से 1750 रुपए देने पड़ेंगे। तो चलो 3 बल्ले खरीद लें और 5 गेंदे खरीद लेते हैं। तो 3 बल्ले खरीदे x रुपए के और 5 गेंद खरीदे तो 5y रुपए के, टोटल दे दिए 1750 रुपए। समीकरण 2 बन गई। क्या ऐसी समीकरणों को सॉल्व करवाना नहीं सिखाया हमने? इतनी देर से यही तो करते आ रहे हैं। रैखिक समीकरणें बन चुकी हैं, आपको बस सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकाल के दे देनी है। कैसे करते हैं करके दिखाया जाए। यहां से उठाइए, समीकरण 1 से लीजिए। समीकरण 1 से क्या बनाएंगे? समीकरण 1 से 7x = 3800 माइनस का 6y। 7 को डिवाइड में भेज दीजिए, 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। समीकरण 2 बन गई, ठीक है, जहां पर हमको x की वैल्यू दिख रही होगी। समीकरण 2 से, अच्छा समीकरण 2 तो ऊपर ही बन चुकी थी, इसको समीकरण 3 बनाइए, ठीक है। समीकरण 3 बन गई। समीकरण 3 से 2 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 3 से 2 में x का मान, बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू रखनी है 3800 माइनस का 6y, 3800 माइनस का 6y डिवाइड बाय 7 प्लस 6y = 3800। एक मिनट कुछ गड़बड़ आ गया, 3x प्लस 5y था ना, ये 5y था और = में 1750 था। हाँ मैंने इस वाली इक्वेशन में रख दी, 3 और x की जगह पे रखा x की वैल्यू, ठीक है, प्लस 5y ये वाला और = में 1750 रुपए रख दिए। सॉल्व करवाते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पर 1 ले लीजिएगा। 7 1 जा 7, तो पहली बात तो ये जान लो कि नीचे का एलसीएम उतना ही आ जाएगा 7। 1 को इधर भेजोगे वही चीज नोट हो जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है। 3 8 24 का 2, 3 3 9 और 2 11 00, 3 6 18y, ये साथ ही साथ 7 5 35y हो जाएगा और आ जाएगा नीचे, ये हो गया 1750। ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में गया 1400 माइनस का, अच्छा ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस का 17y आ जाएगा। 35 में जब 18 माइनस करते हैं तो 17 आता है। ये हो गया 1750 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में चला गया। मल्टीप्लाई भी कर लो साथ ही में, 7 5 35 का 3, 7 7 49, 3 52 का 5, 7 1 9 7 5 12। ये वाला प्लस का है ना, उधर भेज दो 11400, ये आ जाएगा 17y। 17y = में 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया और साथ ही साथ 122 यहाँ है, 114 वहां पर है, माइनस कर दोगे मेरे ख्याल से 8 बचाना चाहिए, तो ये मेरा 8 बच गया। 17 से डिवाइड कराओगे अगले स्टेप में, 85 को जब 17 से डिवाइड कराया जाएगा, 17 5 85 मतलब 50 बच जाएगा। क्या इतनी बात ठीक है? तो एक जो y था, मतलब एक गेंद की कीमत 50 रुपए निकल कर आ गई। यार मेरा अनुमान हमेशा सही निकल जाता है यार एग्जाम्पल, मुझे क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है, अनुमान ही ना लगा लिया करूं। आज तक मैंने देखा जितने भी एग्जाम्पल मैं लेट करके चलता हूं ना दिमाग में, सारे के सारे एकदम आंसर एग्जैक्ट बता देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 50, मतलब एक गेंद की कीमत 50 आ गई। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स। समीकरण लो, समीकरण तो मिटा दी,
समीकरण तो मिटा दी यार, समीकरण अब कहाँ रखूँगा। ठीक है, फिर भी अब चलो बना लेते हैं, समीकरण बनानी तो पड़ेगी ही। यहाँ पे रखा था ना, ये किसकी वैल्यू थी, ये तो x की वैल्यू थी ना। हाँ तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, ये कहाँ था, समीकरण 3 था। समीकरण 3 में y का मान, चलो रखो समीकरण 3 में y का मान, तो ये हो गया x की वैल्यू 3800 माइनस 6 इंटू 50/7। 3800 माइनस 6 पंचे 30, 300 हो गया बटा 7, ये 3800 हो गया। 3800 में 300 माइनस हुआ 3500 हो गया बटा 5, 7 पचे 35 मतलब 500। एक बल्ले की कीमत 500 रुपये है। एक बल्ले की कीमत कितनी है, 500 रुपये है। उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, खाली रैखिक समीकरणें बनाना सीख लीजिए, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आगे आने वाले जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे सबको इन्हीं ट्रिक से सॉल्व करना है और कुछ भी नया नहीं है। चलें आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में तो देखेंगे क्या दिया हुआ है। चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, अगर आप नहीं भी नोट कर रहे हो टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको दिया ही जाता है। साथ ही साथ जब भी आपको वीडियो शेयर किया जाएगा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक जरूरी नोटिफिकेशन ये है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आपको वहीं पर बताए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोगों के दिमाग में बात आई होगी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो कर लें, लेकिन कहाँ से करें सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, वहाँ से कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप A Square Academy के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से फ्री आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और समझते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। जरा ये बात समझना, नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है ये बताना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये भी बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ ये कहना चाहता है कि जैसे मान लेते हैं ऑटो में बैठते हैं हम लोग, तो भाई नियत भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा। देखो भाई जितना है ना, ऐसा कि यहाँ से जैसे हम लोग ना थोड़ी दूर पे गए, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक स्थान मान लेते हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, ठीक है। मान लेते हैं 5 किलोमीटर की रेंज में कोई एक चीज़ थी, आप चाहे 5 किलोमीटर से आप 3 किलोमीटर में जाओ, चाहे 2 किलोमीटर में जाओ, अगर आप वहां तक गए तो आपको नियत भाड़ा 50 रुपये देना ही देना है, ठीक है। फिर चाहे आप कम जाओ चाहे ज़्यादा जाओ, लेकिन अगर ऑटो में बैठे तो 50 रुपये देने ही पड़ेंगे। चलिए अगर 5 किलोमीटर से अब 1 किलोमीटर भी ऊपर गए आप, तो 5 किलोमीटर का तो उसने बता दिया था भाई 5 किलोमीटर जाओ, और चाहे 4 किलोमीटर जाओ चाहे 3 किलोमीटर जाओ, नियत भाड़ा 50 रुपये पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप 5 किलोमीटर तक जा सकते थे उस 50 रुपये में। अच्छा, फिर एक अतिरिक्त भाड़ा भी दिया जाता है, वो कहेगा कि भाई अगर 5 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो हर किलोमीटर का अलग अलग पड़ने लगेगा। जैसे 50 रुपये तो देने ही पड़ेंगे भाई 5 किलोमीटर के। अगर आप 6 किलोमीटर गए तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, हर किलोमीटर के हिसाब से 3 रुपया या 10 रुपया देना पड़ेगा। 3 रुपया छोड़ो 10 रुपया देना पड़ेगा हर किलोमीटर के हिसाब से। तो आप दिमाग लगाओगे, ठीक है सर। तो मैं क्या करता हूं कि भाई 10 किलोमीटर में चल के गया, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, आप कहोगे देखो 5 किलोमीटर का तो बात हुआ था कि 50 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और आगे जितने भी किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा मतलब 10 रुपया और देना पड़ेगा हर किलोमीटर का। तो कितने किलोमीटर ज्यादा चल के गए, 5 किलोमीटर के आगे 6 किलोमीटर, 7, 8, 9, 10 मतलब 5 किलोमीटर और ज्यादा चल गए। तो 5 किलोमीटर हर किलोमीटर का 10 रुपया के हिसाब से 50 रुपया और देना पड़ जाएगा, ये अतिरिक्त भाड़ा आपका। तो हर किलोमीटर का हर एक किलोमीटर का जो अतिरिक्त भाड़ा लिया जा रहा है ये कुछ इस तरह से है। इन्होंने क्या कहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ता है। कैसे करेंगे उसको हम बताते हैं। यहां पे जो नियत भाड़ा और आपके पास में देखो 2 चीजें हैं, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, आपके पास 2 अलग अलग चीजें बतानी है, मतलब इन्हीं को आप लेट कर लो। इन्हीं को जब लेट करोगे तो पता चलेगा क्या करना है। तो सबसे पहला काम है कि यहां पर मान लिया जाए कि हमने माना नियत भाड़ा मेरा x रुपए है, और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा जो आप देते हो, अतिरिक्त भाड़ा वो मेरा y रुपए है। बातों को समझना है स्टूडेंट्स। आप 10 किलोमीटर गए, ठीक है, 155 रुपये दे दिए। भाई 10 किलोमीटर गए हो, 155 रुपया दे दिए हो, तो 155 रुपया किस हिसाब से दिए होगे,
पहले तो आपने नियत भाड़ा दिया होगा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था कि पहले भाई नियत भाड़ा ले लो तुम अपना, 5 किलोमीटर का फिक्स था ना 5 रुपये 50 रुपये, तो चलो पहले नियत भाड़ा ले लो, फिर उसके आगे जो कुछ भी हिसाब किताब बैठेगा वो सब जोड़ के अतिरिक्त भाड़ा, फिर आप टोटल उसको 50 रुपये और दिए थे, मैंने ऐसा एग्जाम्पल समझाया आपको। तो आपने टोटल हिसाब किताब कैसे किया, आपने किया नियत भाड़ा भी ले लो, अतिरिक्त भाड़ा जो बना उसको भी जोड़ के बताओ, टोटल मैं दे देता हूं। आप 10 किलोमीटर गए, टोटल 155 रुपया दे दिया। अब 155 रुपया दिए हो 10 किलोमीटर जाने पे, तो जरूर 10 किलोमीटर के अंदर कुछ नियत भाड़ा भी जुड़ा होगा, और उसके अलावा 10 किलोमीटर और जाने पर आपने 155 रुपया भी दिया, 10 किलोमीटर का 155 रुपया पड़ेगा, ऐसा नियत भाड़ा, ऐसा अतिरिक्त भाड़ा उसने बोला। तो ठीक है, चलो हम यहां क्या कहते हैं, हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई मैं पहले नियत भाड़ा तो देता ही देता हूं तुमको, ठीक है, फिर मैं जो अतिरिक्त 10 किलोमीटर चलकर आया हूं, 10 किलोमीटर का 155 रुपया लेना चाहते हो ना, 10 किलोमीटर का 155, तो मैं भाई यहाँ पे 10 किलोमीटर जो चलकर आया हूं उसको भी जोड़ लो, और टोटल मेरे से आप तो 10 किलोमीटर तक कितना ले लोगे, 155 रुपया ले लोगे। क्या ये बात क्लियर? समीकरण 1। दूसरी बात में क्या बोलता है, इसने कहा कि भाई इस बार आप 15 किलोमीटर आए हो, ठीक है, 15 किलोमीटर के हिसाब से नियत भाड़ा भी जोड़ लो और 15 किलोमीटर का भी भाड़ा जोड़ लो। तो जब 15 किलोमीटर आप आ गए हो चल के, उसमें 15 किलोमीटर के ही अंदर आपका नियत भाड़ा भी आएगा, ठीक है, तो उसको जोड़कर कितना दिया इसने दिया उसको जोड़कर 155 रुपए। एक मिनट, यहां पे जो इन्होंने दिया है 10 किलोमीटर का 105 रुपए दिया है, और 15 किलोमीटर का टोटल देते हैं 155 रुपए। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई पुनः x प्लस 15y, ये कितना आ गया 155, जिसमें नियत भाड़ा भी जोड़ दिया और अतिरिक्त भाड़ा भी जोड़ दिया, टोटल 15 किलोमीटर का मैंने ऐड करके क्या दे दिया, 155 रुपया दे दिया। उम्मीद करता हूं पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्या आप अब 2 रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना नहीं सीख सकते? क्या इतनी देर से मैंने आपको जो प्रतिस्थापन विधि लगाई है उसको लगाकर क्या ये चीजें अब नहीं निकाली जा सकती? मुझे ये बताइए। आराम से अब आपको ये दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन बना के दिया आपको, अब आपको आराम से दिख रहा होगा कि हाँ सर ये बात तो ठीक है कि आपको यहाँ पर एक x की वैल्यू निकाल लेनी है, दूसरे में रख देनी है। तो मैंने कहा चलो यहीं से मैं कर लेता हूँ, इसको ना मानो, इसको आप ऐसे बनाओ कि यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू मैंने निकाल ली भाई 105 माइनस का 10y, इसको अब समीकरण 1 बना लो, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से 2 में, ठीक है, बाकी आप समझदार हो, आपको लिखना है पूरा। x की वैल्यू रखो 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू में 155 आ रहा है। ये माइनस का 10y, ये प्लस का 5y, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कर दो, प्लस का 5y बच गया, और ये उधर चला जाएगा 155 में माइनस हो जाएगा 105, कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, 50 बच जाएगा। राइट, सही हो? हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा ये जो y के साथ में 5 लिखा था ये डिवाइड में आ जाएगा, 10 आ जाएगा, y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब अतिरिक्त भाड़ा हर किलोमीटर के लिए 10 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात? चलिए एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज और चलते हैं, y की वैल्यू को अब आप क्या करो, समीकरण 1 में या 2 में रख लो। समीकरण 1 ये थी, हम इसी को ना आगे बना के रखे दे रहे हैं, यहीं इसके आगे ना यहाँ पर नोट कर रहे हैं स्टूडेंट, देखना समीकरण 1 में y, तो रखो भाई x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10 और ये हो जाएगा 5, तो 105 आएगा यहाँ पर, माइनस का 50 आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 55, राइट, 10 × 5 = 50, हाँ बिल्कुल। एक मिनट देना स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू 10 थी, मैंने यहाँ 10 × 10 रखना पड़ेगा बच्चा, 10 × 10, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 5, तो x कितना आ गया, 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, x मेरा आ गया कितना, 5 रुपये, नियत भाड़ा मेरा 5 रुपया पड़ेगा। भाई देखो जब भी बैठोगे गाड़ी में तो 5 रुपया तो देना ही देना है तुमको, ठीक है। फिर हर किलोमीटर के हिसाब से तुम्हें 10 रुपये देने ही पड़ेंगे, ऐसा इनका हिसाब किताब था ऑटो वालों का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा, 4 था, अब 5th देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 5th क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। 1 मिनट देना मुझे, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th में अब क्या बोलता है जरा इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना साथ में मेरे लगाते चलिए, ताकि आपको ना घर में बैठ के बाद में माथापच्ची ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया हुआ है बात करते हैं।
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए 2, ओके, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भाई देखो, पहले तो भिन्न मान लो कि भिन्न है क्या, ठीक है। भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है, तो हम सबसे पहले कहेंगे माना अंश x है और हर क्या है, y है, तो दोनों को मिलाकर भिन्न क्या बन जाएगी, x/y बन जाएगी। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, जहां पर अंश को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर? तो भिन्न मेरी ये बन गई। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अंश और हर में 2 जोड़ा गया है, तो भाई अंश में भी जोड़ दो, नीचे भी जोड़ दो, टोटल बन गया 9/11। क्लियर इतनी बात? यहां से मैं किसी एक चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, जरा निकाल के बताना। 11x प्लस का 22, 9y प्लस का 18, इसको अच्छा x की वैल्यू चाहिए, इसको उठा के उधर ले चलो। 11x इज इक्वल टू 9y प्लस का 18 माइनस का 22, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9y माइनस का 4/11। समीकरण 1 हो गई। अच्छा, समीकरण 1 हो गई। दूसरी की बात करें, पुनः यहाँ पे लिख लो, पुनः दोबारा हम लोग बात करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, पहले 2 जोड़वाए, अब 3 जोड़वा रहे हैं, और इस बार जो हर है भिन्न है वो 5/6 हो जाती है। तो x और y में इस बार ऊपर भी 3 जोड़ दो, नीचे भी 3 जोड़ दो, और ये हो जाती है 5/6। क्लियर? 6 यहाँ पे डिवाइड में, इधर भेजोगे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, उधर भेजोगे मल्टीप्लाई में, तो 6x हो जाएगा प्लस 6×3 का 18, और ये हो गया 5y प्लस का 15। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, x की वैल्यू रख दो, बात खत्म। ठीक है, चलो देखो, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 6 के साथ में 9y माइनस का 4/11 प्लस का 18। अच्छा, 18 को यहाँ क्या काम है, तो 18 को उधर ले चलो, ये हो गया 5y प्लस का 15 माइनस का 18, ये हो गया 5y, ये हो गया माइनस का 3। यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 6 9 जा 54, y 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 11। ठीक है, अच्छा 5y को इधर उठा लो आप, ये बीच में लगा हुआ। ठीक है, 54y माइनस का 24/11 माइनस का 5y इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 3। बच्चों यहाँ पर 1 ले लो, 11 1 जा 11 आ जाएगा, 1 को इधर करोगे 54y आ जाएगा माइनस का 24, 11 को 5 से करोगे 55y आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 3। कह सकते हो ना 54y माइनस का 55y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला बड़ा है तो माइनस के साथ में आंसर आएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, माइनस के साथ में y बच जाएगा, माइनस का 24 बच जाएगा, नीचे 11 और ये हो गया माइनस का 3। 11 को इधर भेज देते साथ ही साथ, तो ये मेरा नीचे से हट जाता, तो ये हो जाता 33, 11 3 जा 33। इसको उठा के उधर ले चलो, माइनस का y माइनस का 33 प्लस का 24, माइनस कर दोगे कितना बच जाएगा, 6 इधर 3 उधर, 9 बच गया, तो ये हो गया माइनस का 9 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। बच्चों ये बात क्लियर हो गई, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को उठाकर आपको क्या कर देना है, इसमें रख देना है। तो y की वैल्यू 9 9 81 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 77, 77/11 मतलब 7 आंसर आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आप जरा सॉल्व करके देख लेना कि कितना आ रहा है। ठीक है, इतना तो सिखाई दिया यार कि यहाँ से निकाल कर वहां रखना होता है। पिछले 8-10 क्वेश्चंस में यही करते आए हैं, अब आप आराम से करते रहना इसको। आगे क्वेश्चन को हम बताते हैं और क्या करना है। 5वां क्वेश्चन हो गया, 6ठे क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से सेशन खत्म करते हैं क्योंकि मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन हो चुका है। ठीक है, और बढ़ाते हैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आगे। अगला आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है ना, चलिए देखते हैं, उसको भी समझ लेते हैं, खत्म करते हैं सेशन को। बच्चों यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ओके, 5 वर्ष बाद की बात बोली जा रही है, आज की नहीं। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ऐसा भी बोला गया है। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु पहले मान लो, तब हम बाद में और पहले जाएंगे। तो भाई माना वर्तमान आयु किसकी, जैकब की x मान लेते हैं और उसके पुत्र से बोल रहे हैं ना, और पुत्र की हम लोग y मान लेते हैं।
पुत्र की हमने क्या कह दी, y है, ठीक है। वर्तमान आयु जैकब और पुत्र की हमने x और y मान ली। जरा क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने तो पहली बात तो ये बोला है कि 5 वर्ष बाद, आज ये x साल के हैं, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, पहले तो ये बताओ। 5 वर्ष बाद, भाई आज तुम 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 15 साल के ना, 5 साल ऐड हो जाएगा ना आज में। तो 5 साल बाद जब जाओगे तो जैकब जो होगा, पहली बात तो सिंपल सा हिसाब किताब है, वो x+5 हो जाएगा, और उसके पुत्र की जो आयु होगी वो भी 5 साल बढ़ जाएगी। ये भी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, तब इनके बीच में संबंध क्या होता है, इनके बीच में संबंध ये होता है कि ये ना जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो जैकब की आयु इज इक्वल टू पुत्र की आयु 3 गुनी। तो हम यहां लिख सकते हैं ATQ जैकब इज इक्वल टू 3 इंटू पुत्र। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 साल बाद की कंडीशन है। तो 5 साल बाद में ये वाली उनकी उम्र इतनी इतनी हो जाएगी, और तब उसके बाद में उसकी उम्र, उसकी आयु किसकी, उसके पिता की आयु जैकब की आयु वो हो जाएगी 3 × y+5। क्या ये बात क्लियर है? तो मेरे पास में आ जाएगा x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस का 5, नहीं 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया। अच्छा, तो ये उसको उठा के उधर ले चलो, तो ये हो जाएगा 3y प्लस का 15 माइनस का 5, ये हो गया 3y प्लस का 10। बताओ बच्चों, ये बात क्लियर है? तो x की वैल्यू इतनी आ गई है। समीकरण 1 बना लो। पुनः चलते हैं, पुनः क्या बोला इन्होंने, 7 वर्ष पहले चलते हैं। आज अगर x साल के हो तो 7 साल पहले कितने के रहे होगे, आज मान लेते हैं अगर 10 साल के हो तो 7 साल पहले आप 3 वर्ष के रहे होगे। तो क्या मैं यहां बोल दूं 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले जो जैकब था बच्चों वो x-7 हो जाएगा, 7 साल कम हो जाएगा, और उसके पुत्र कितने का हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा y में से 7 घटा दो, ठीक है। तब इनके बीच में संबंध क्या था, तब इनके बीच में संबंध ये था कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। तो जैकब इज इक्वल टू उसके पुत्र की आयु का 7 गुना पुत्र, ठीक है, यहां पुत्र लिख लो, मल्टीप्लाई 7 गुना पुत्र हो गया। अच्छा, अब आपको पता होगा जैकब की आयु 7 वर्ष बाद तो भाई x-7 थी, ये हो गया 7 और y-7 आ गया। x-7, अच्छा x की वैल्यू भी रख लें क्या, साथ ही साथ x की वैल्यू भी रख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। x की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू में 7y माइनस का 49, 7 7 49, ठीक है। 3y में, अच्छा अब यहाँ पे जरा हिसाब किताब लगाओ कि इसको उठा के इधर ले आओ, बाकी सब उधर ले चलो। तो 3y माइनस का 7y, ये हो गया माइनस का 49, यहाँ देखो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3, ठीक है। ये मेरे पास में हो जाएगा 4y माइनस के साथ में, ये आ गया माइनस का 52, माइनस से माइनस 4 से काटो 13 बार, 13 चौको 52 होता है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। और y क्या था, y था यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु थी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई, 13 वर्ष आ गई। अच्छा, तो यहाँ समीकरण 1 में y का मान रख दो। समीकरण 1 में y तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 में y वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 प्लस का 10, 13 3 39 प्लस 10, ये हो जाएगा 49। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसके बाप की आयु मतलब पिता की आयु आ जाएगी 49 वर्ष। क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, कुछ भी रफ नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन आपने नोट किया होगा मेरे साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। पूरा सेशन अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी तरह के सॉल्यूशंस आगे मिलते रहेंगे, पूरी बुक का सॉल्यूशंस आगे कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ नए बने हुए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल सके और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, जाते जाते सेशन को शेयर जरूर करना ताकि ये सेशन सबके पास तक पहुँच सके। कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा, कुछ खराब लगा हो तो भी बताइएगा कि सर ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो भी एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, आप बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।